नमस्कार आप सबको। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर मेघा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेघा सुनेजा है। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की एसोसिएट ट्रेनिंग मैनेजर हूँ। और आप सबका आज के इस पहले दिन के इंटेंसिव फेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपका गट रीसेट का जो 10वां दिन है वो कंप्लीट हो चुका है, कल कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है हम कदम रख रहे हैं हमारे नेक्स्ट फेज में, और जिसे हम कहते हैं इंटेंसिव फेज। इंटेंसिव फेज का मतलब है कि अब जब हमारा गट रीसेट हो चुका है, आगे हम किस प्रकार से अपनी हेल्दी लिविंग की जर्नी को शुरुआत करें, और कैसे हम अपनी जो 10 दिन की जो जर्नी रह चुकी है उसको हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सके और अपने हेल्दी लिविंग की जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। वो है आज से स्टार्ट करेंगे हम इंटेंसिव फेज में। दोस्तों, कल हमने अर्जुन जी से बहुत सारी बातें सीखी। हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें अपने गट की बातों को सुनना चाहिए, हमें अपने गट की जो हेल्दी बैक्टीरियाज है उसको नरिश करना चाहिए, किस तरीके से फाइबर को हमें अपना एक दोस्त बनाना चाहिए, जो हर रोज हम हमें फाइबर का इंटेक हमें लेना चाहिए, किस प्रकार से हम अगर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को इंश्योर करें तो हमारा गट हेल्दी रहेगा, क्या महत्व रही है हमारे लाइफ में जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है और उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा आगे भी, ये भी हमने देखा। किस प्रकार से एनिमल बेस्ड फूड्स एंड प्लांट बेस्ड फूड्स हमारे गट को फायदा पहुंचाते हैं, ये हमने देखा। हमने ये भी देखा कि क्या करने से, यानी किस प्रकार से अगर हम माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस को कैरी ऑन करें तो हमारा गट जो है वो हेल्दी रहेगा। और हमने ये भी जाना कि कैसे हमें एक रेनबो कलर अपने डाइट के अंदर में, अपनी मील के अंदर में इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट हमारा गट हेल्दी रहे। और आगे जाकर के हमें क्या करना है, आगे जाकर के हमारे गट को हाइड्रेटेड रखना है, माइंडफुल ईटिंग करना है, हमें अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है और अपने आप को इंटेंसिव फेज के लिए रेडी रखना है। दोस्तों, हमने कल ये भी जाना कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने न्यूट्रिएंट्स को जब हम कुक करते हैं प्रिजर्व करना, और उसके लिए क्यों एम्वे क्वीन जैसा कुकवेयर हमें अपने डेली लाइफ के अंदर में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ये हमने कल देखी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इंटेंसिव फेज के अंदर में हम एंटर कर रहे हैं। और इंटेंसिव फेज के अंदर में अगर हम एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को रेडी करें, हम अपने आप को तैयार करें आगे के जो 90 दिन की जर्नी हमारी बची हुई है उसके लिए। तो इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए दोस्तों आज डॉक्टर स्वाति शुक्ला हमारे साथ में है। मैं थोड़ा सा आपको डॉक्टर स्वाति जी के बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर स्वाति जी एसोसिएट मैनेजर है, न्यूट्रिशनिस्ट है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वनस्थली विद्यापीठ से करी है, राजस्थान से। और ये एक डबल गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्होंने अपनी पीएचडी जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से की है। और 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है दोस्तों वेलनेस में। और इनका स्पेशलाइजेशन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल कंडीशंस के ऊपर में। तो बिना किसी विलंब के मैं यहाँ पे स्वाति जी को इनवाइट करना चाहूंगी। Over to you, Dr. Swati, and thank you so much for joining us. थैंक यू सो मच मेघा। अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। हार्दिक नमस्कार एंड सुप्रभात। मेघा, आपने बिल्कुल सही तरीके से एक समराइज किया है, जिस तरीके से आपने बताया कि गट रीसेट फेज में हमने क्यों, जो हम होते हैं ना, हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसका क्यों जाना। और इस प्रकार से गट हमारा फाउंडेशन है, हेल्थ का नींव रखता है। तो हमने उसको एक तरीके से तैयार किया इंटेंसिव फेज के लिए, राइट। इंटेंसिव फेज जैसा नाम बता रहा है, यहाँ पे आपका जो एक रियल हेल्दी आपका वेट जर्नी अब होगा वो अब शुरू होगा, राइट। आपने अपनी नींव का ध्यान रखा, आपने ये अश्योर किया कि आपका गट हेल्दी है, यहीं से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, आपकी ओवरऑल हेल्थ का एक एक आपने बेस बिठाया है। और अब हम यहाँ से एक इंटेंसिव फेज और मेंटेनेंस फेज की जो 90 दिन की जर्नी है उसको पूरा करेंगे। तो इससे पहले लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस। I hope my screen is visible. Yes, it's coming. Thanks, Mika. Okay. So अब हमारी जर्नी जो होगी, हम इंटेंसिव फेज से मेंटेनेंस फेज की तरफ जाएंगे।
लेकिन ध्यान पे एक बात जो हमेशा है, जो हम डे 1 से बोल रहे हैं और हर दिन बोलेंगे, और जो एक इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, कि हम भले ही इसको 10 दिन का गट रीसेट फेज बोले, या दूसरा चरण जो हमारा आज से शुरू हो रहा है, या तीसरा जो 30 दिन के बाद से शुरू होगा, लेकिन ये जर्नी आपकी 100 दिन की नहीं है। जब हम बात करते हैं हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग की, तो आपकी लिविंग जो है, आपकी जो जीवन, जो आप जिस तरीके से जीते हैं, जो आपकी दिनचर्या है, वो आपकी सालों साल की है, वो आपकी पूरे जिंदगी की है, पूरा जीवन की है। तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही हमारा मकसद है आपको बताना, और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि गोल होना चाहिए, कि आप जो भी यहाँ पे सीख रहे हैं, या जो भी आप क्यों जान रहे हैं, वो इसीलिए जाने कि वो आपके 100 दिन के काम नहीं आएगी, वो आपको सस्टेनेबिलिटी के काम आएगी, आपको लंबे दौर के लिए काम आएगी, पूरे जीवन काल के लिए काम आएगी। राइट? तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा इंटेंसिव फेज का एक इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, सो दैट आप प्रिपेयर रहें कि कल से आप क्या क्या आने वाले हैं चेंजेस। तो ये स्लाइड हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं स्लाइड के बारे में। ये हमने पहले भी बात करी थी गट रीसेट फेज के, कि जब भी हम बात करते हैं हेल्दी वेट की या हेल्दी लिविंग की, हमारे कुछ ग्रास रूट लेवल पर जो एक कॉजेज होते हैं, हमें उस रीजंस को एड्रेस करना है। राइट? जिसमें हमारा पहला था कि हम हेल्दियर गट की बात करें, और इसके लिए हमारा था गट रीसेट फेज। करेक्ट? गट रीसेट फेज में हमने अपने गट को अच्छा किया, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स के साथ मिला करके। लेकिन अब हमारा ध्यान होगा हेल्दियर गट के साथ साथ हेल्दियर लिवर के ऊपर भी, और इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर भी। और इसी प्रकार से इन एस्पेक्ट्स को एड्रेस करते हुए हम अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ, हम डाइट के साथ, सप्लीमेंट्स के साथ, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ, साथ ही साथ में बिहेवियरल चेंजेस के साथ इन 100 दिन की जर्नी को कवर करेंगे। गट रीसेट फेज की अगर हम बात करें, तो ये डायग्राम हमने गट फेज के टाइम पे भी डे -1 में भी देखा था। ये हमारा गट होता है, राइट? लेकिन अगर आप एक बात यहाँ नोटिस करेंगे कि ये गट हम सब जानते हैं, इस नली को, या जो हमारा ये पाइप है, इस पूरे ट्रैक्ट को हम जानते हैं, जो हमारे माउथ से शुरू होते हुए हमारे एनएस तक जाता है। यहाँ पर आपका ईसोफेगस, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। राइट? इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपका ध्यान दो और ऑर्गन्स के ऊपर खींचना चाहूंगी। पहला है लिवर और दूसरा है पेनक्रियास। अगर आप इन ऑर्गन्स को देखें, तो यहाँ पर इनको टेलर मेड तरीके से यहाँ नहीं रखा गया है। अगर आप कहीं पे भी गट का डायग्राम ढूंढेंगे, तो लिवर और पेनक्रियास तो इसेंशियल ऑर्गन्स हैं जो इस गट के साथ हमेशा अटैच होते हैं, और इसी प्रकार से हमारी ह्यूमन एनाटॉमी है। तो क्यों जरूरी है लिवर और पेनक्रियास, हम आगे देखेंगे, और कैसे वो हेल्प करता है। राइट? लिवर और पेनक्रियास अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ये दोनों ऑर्गन, यानी आपके लिवर और पेनक्रियास, दोनों के दोनों आपके इस ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलते हैं। इससे मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां पर लिवर और पेनक्रियास की अपनी अपनी भी कुछ फंक्शंस हैं, राइट, गट से हट करके, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करना, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, उसके साथ साथ पेनक्रियास जो भी आप न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका पूरे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल के फॉर्म में कहाँ कहाँ रेगुलेशन होना है, वहां पर एक्सक्यूज मी, वहां पर पेनक्रियास का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें डाइजेशन में उन न्यूट्रिएंट्स का, जो गट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वहां पर भी लिवर और पेनक्रियास दोनों हेल्प करते हैं। जहां पर पेनक्रियास आपका कुछ एंजाइम्स निकालते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये आपके फैट को, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जब मैं बात करूं लिवर की, तो लिवर के अंदर एक प्रकार का फ्लूइड बनता है जिसको हम बोलते हैं बाइल, बाइल जूस। ये हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है, और इस छोटे से ग्रीन कलर के ऑर्गन में, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसके अंदर स्टोर होता है। अब हमारा जो फैट है, फैट पानी में नहीं मिल सकता है, वो घुलनशील नहीं है पानी के अंदर, राइट? तो उसका डाइजेशन कैसे होगा? आप घी खा रहे हैं, हम कोई भी ऑयली पदार्थ खाते हैं, हम ऑयल खा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारे शरीर के अंदर कैसे डाइजेस्ट होगा अगर वो पानी के अंदर अघुलनशील है? तो उसी के लिए ही ये बाइल जूस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको पानी में घुलनशील बनाने लायक बनाता है, और उसके बाद उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप लिवर देख सकते हैं, ये दो गट डक्ट से मिलकर के बना होता है। एक बड़ा गट होता है और एक छोटा डक्ट होता है। देन ये दोनों कनेक्टेड होते हैं और इस प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ना जब हमने बात करी कि लिवर हेल्थ क्यों जरूरी होती है, राइट? तो और किस प्रकार से लिवर को असर पड़ सकता है, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने जाना कि लिवर के फंक्शन क्या है और किस प्रकार से उसका उसकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है, क्यों हमें जरूरी है कि हम लिवर के रोल को, उसके फंक्शन को ऑप्टिमाइज रखें। तो हमारे जिन जिन हर दिन की जो जीवनचर्या है एक तरीके से, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है। जैसे आप बात करें अल्कोहल इनटेक की, अल्कोहल हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होकर एम्प्टी कैलोरीज देता है। देन अगेन वो कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। या स्ट्रेस की आप बात करें, ये तो हमारे डाइट हो गया। स्ट्रेस की अगर आप बात करें, एक्सेसिव वर्कलोड, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपकी अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते जा रहे हैं। आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो वहां पर भी जरूरी होता है कि हम इसीलिए बोलते हैं कि आप बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ध्यान दें, राइट? स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि उनका भी असर पड़ता है। जो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं वो शरीर के हर एक विसरल ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन है, उसको नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रखता है। और लिवर को खास करके, क्योंकि लिवर का एक मेन फंक्शन होता है, वो होता है डाइजेशन के अलावा डिटॉक्सिफिकेशन। यानी जो भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से या अंदर में जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको प्योरीफाई करना, उनको शरीर से निकालना। लेकिन अगर हम इतने, जितने हमारे लिवर की कैपेसिटी है, उससे अगर ज्यादा टॉक्सिन्स या उससे ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं या डैमेजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अगर हमारे शरीर में बनेंगे, तो हमारे लिवर की कैपेसिटी ज्यादा है और फिर वहीं पे उसकी डैमेज होने की चांसेस ज्यादा है। उसी प्रकार से स्मोकिंग, या आप बात करें प्रिस्क्रिप्शन जो होती है हमारी ओवर द काउंटर जो हम मेडिसिन मिलती है, हम फार्मेसी जाते हैं, पेन किलर आपको आराम से मिल जाती है, राइट? लेकिन ये देखा गया है, ये रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप इस प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, हमारे पेन किलर्स होते हैं, वो ज्यादा खाने से आपके गट, आपके लिवर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। काफी सीरियस सिचुएशंस भी हो सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा पेन किलर ज्यादा नहीं खानी चाहिए, राइट? उसके अलावा अगर इन्फेक्शन या इलनेस है, अगेन उससे आपके इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा। अगेन वो आपकी इम्यूनिटी सेल्स जो वो लड़ाई कर रहे हैं उन इन्फेक्शियस सेल्स के साथ, वहां पर आपके अलग अलग टॉक्सिन्स क्रिएट हो सकते हैं। स्ट्रेस, प्रोसेस फूड्स, प्रोसेस फूड्स आप में आपके सिंपल शुगर्स हैं, आपके फैट है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, हवा में जितने प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, पानी में है, अगर आप पानी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, साफ पानी का, या आप खाने पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, राइट, उनके थ्रू भी आपको पेस्टिसाइड्स मिल सकते हैं, आपको अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं। या फूड एलर्जीज अगर है, वहां पर भी फूड एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंस, ये हमारे शरीर के अंदर खुद से, यहाँ पे आप बाहर से कुछ नहीं ले रहे हैं टॉक्सिन्स, हमारे शरीर के अंदर ही उन एलर्जीज, उन इंटॉलरेंसेस और इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते ही बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, इसके अंदर भी काफी मात्रा में कैफीन होता है, अलग अलग प्रकार के। अगर आप इन्हें मॉडरेशन में ले रहे हैं, इट इज गुड, लेकिन अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर, स्पेशली लिवर में, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं और लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन है। तो होता क्या है, अब आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारी चीजें हमारी जीवन की, जो हमारी एक डेली रूटीन है, उसका एक पार्ट बन चुका है। अगर आप देखिए एक्सेस वर्कलोड, या जिस प्रकार का हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, फुल ऑफ पोल्यूशन, या स्ट्रेस ले ले, या हम खाने का, आई एम श्योर कि आप अभी एक हेल्दी पैटर्न पर आ चुके हैं, बट समटाइम्स हम बाहर जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, देन वी टेंड टू मेक सम अनहेल्दी चॉइसेस, राइट? या सॉइल, उसके अंदर उतने प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं जो हमारे शरीर को जरूरत है, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। जो खेती के टाइम पर जिस प्रकार से हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो वहां पर आपको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। इन सब से आपका होता क्या है, अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक वो सारी चीजें जो आप हर दिन निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, और यही आपके लिवर को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रखता है। उससे होता क्या है, यहाँ पर आप देखिए,
कि लिवर की अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे या इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप कवर नहीं करेंगे, जैसे हेल्दी खाना या न्यूट्रिएंट गैप को पूरा करना या स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करना, उससे आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। ये एक हेल्दी लिवर, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्योर क्लीन फॉर्म में जहाँ पे अच्छी ब्लड सप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो लिवर है जहाँ पर टॉक्सिन्स की वजह से, जिस प्रकार से हम खाना खाते, फैट का एक्यूमुलेशन हो चुका है। अब देखेंगे ये बहुत कॉमन हो चुका है। ज्यादातर लोग, जैसे मेरे कितने रिलेटिव्स होते हैं, अगर वो जाते हैं अपने एनुअल चेकअप के लिए आते हैं, उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई होता है और उनका लिखा होता है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर, राइट। लेकिन उसके बाद क्या होता है लोगों को दिमाग में आता है कि हाँ, अब मुझे एक सही रास्ते पे जाना है, या मेडिकेशंस के थ्रू वो ठीक करते हैं। तो इस सिचुएशन को हमें बचना है, क्योंकि अगर ये फैटी लिवर हुआ, आप देख सकते हैं इससे हमारे ब्लड सप्लाई में इशू हो रहा है, हमारे स्ट्रक्चर में इशू हो रहा है, और अगर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे ढंग से, तो ये आगे चल के और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। सिरोसिस, फाइब्रोसिस, लिवर के और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। और स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आप होलिस्टिक अप्रोच करते हैं, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो सिचुएशंस होती है, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं फैट एक्यूमुलेशन, वो कम हो जाता है। ऑर्गन का फंक्शन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, राइट। या ये जो आप स्कार्स देख रहे हैं, छोटे छोटे जो यहाँ पे निशान पड़े, वो धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। तो इसी के लिए ही जरूरी है जब हम बात करते हैं होलिस्टिक अप्रोच की। अब दूसरा हम बात करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी की। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी क्यों जरूरी है? पेनक्रियास, जैसे हमने जाना, एक तरफ वो एंजाइम्स निकालता है डाइजेशन के लिए, दूसरी तरफ वो इंसुलिन हार्मोन निकालता है। नाउ इंसुलिन हार्मोन हम जानते हैं सबके सब कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे दो भाग है। एक है आपका गुड इंसुलिन सेंसिटिविटी, और आपका है लो इंसुलिन सेंसिटिविटी, या जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, आपका डाइजेशन हुआ, उसके बाद उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ और वो ग्लूकोज आपका ब्लड में आ गया। साइमल्टेनियसली आपका जो पेनक्रियास है उसी समय पे इंसुलिन लेवल निकालता है। अब अगर ये इंसुलिन लेवल अच्छा होगा तो क्या होगा कि ज्यादा आपका ग्लूकोज मसल्स में या लिवर्स में जाकर के स्टोर हो जाएगा, और कम हेल्दी फॉर्म में जो ब्लड ग्लूकोज होगा वो मेंटेन रहेगा। देखिए आप यहाँ पे आपका ग्लूकोज कम है, आपका फैट में या मसल मास में या लिवर सेल्स में जाकर के ब्लड ग्लूकोज का ज्यादा स्टोरेज हो रहा है, और यही एक हेल्दी प्रक्रिया है, राइट। कि आपका ब्लड में शुगर कम हो, जहां ऑर्गन से वहां तक आपका ये ग्लूकोज पहुंचे, ताकि उसका और मेटाबॉलिज्म आगे हो। लेकिन अगर कम इंसुलिन सेंसिटिविटी हुई, राइट, या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, तो क्या हुआ, आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, साथ में पेनक्रियास से इंसुलिन भी निकला, लेकिन इंसुलिन सेंसिटिविटी कम थी। इंसुलिन सेंसिटिविटी आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए एक लॉक एंड की है, लॉक में आसानी से आपकी चाबी अंदर जा सकती है, लेकिन अगर लॉक के ऊपर अगर आपकी कोई परत चढ़ी हो, कोई कोटिंग हो, राइट, क्या चाबी आसानी से जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, राइट, क्योंकि वहां पर एक कोटिंग है, एक परत चढ़ी हुई है, राइट। वो वैक्स की हो सकती है, किसी भी प्रकार की। जब सेल्स के ऊपर एक फैट की कोटिंग आ चुकी है, अब इंसुलिन प्रॉपरली एक्ट नहीं कर सकता, वो की अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी लॉक ब्लॉक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका एक्सेस फैट होगा शरीर के अंदर, राइट, विसरल फैट के फॉर्म में, क्या होगा, आपके जो मसल मास है, आपके जो लिवर है, जैसे मैंने कहा फैटी डिपॉजिट हो रखा है लिवर सेल्स पे, क्या होगा कि अब इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर, और इस वजह से ब्लड से जो ग्लूकोज है वो इन सेल्स में नहीं जा रहा है, और वो आधे से ज्यादा आपका ब्लड में ही प्रेजेंट रह गया है। अब जब क्या होगा, आपका वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा था, राइट। वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा था, इसीलिए आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा था। अब जब आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होगा, क्या होगा, फिर वो और तरीके ढूंढेगा एब्जॉर्ब होने के, स्टोर होने के, राइट, वो फैट में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल है। एक्सेस फैट की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर रहा था, और इंसुलिन के ज्यादा अच्छे से काम ना करने की वजह से फैट एक्यूमुलेशन और बढ़ गया। तो इस विशियस साइकिल को रोकने के लिए ही, राइट, हम जानते हैं कि अगर फैट के एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होंगी। वेट गेन एक सिर्फ एक पैरामीटर है, उसके अलावा आपके जो मेटाबॉलिक हेल्थ है,
आपका ब्लड ग्लूकोज, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, वो सारे पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस विशियस साइकिल को रोकने के लिए भी जरूरी है कि आप इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर ध्यान दें। तो इन प्रिंसिपल्स के साथ ही जहां पर आपके इन तीन एस्पेक्ट्स को, आपकी गट हेल्थ, के लिवर हेल्थ और आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को एड्रेस करने के लिए ही एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरी है। अकेले डाइट, अकेले एक्सरसाइज, अकेले सप्लीमेंट्स नहीं काम करेंगे, ये सारे मिलके काम करेंगे। और ये सारे हमेशा आपके साथ रहे, इसके लिए बिहेवियरल एस्पेक्ट जरूरी होता है। तो इसी वजह से हेल्दी हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। पहला आपका सप्लीमेंटेशन, दूसरा हेल्दी फूड एंड प्रैक्टिसेस, तीसरा आपकी फिजिकल एक्सरसाइज और चौथा आपका लाइफस्टाइल, यानी आपके जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, राइट, उसको ध्यान में रखिए। पहले स्तंभ की बात करते हैं जो कि हमारा है सप्लीमेंटेशन। नाउ डे 1 से हम बोल रहे हैं कि सप्लीमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी डाइट, एक्सरसाइज और बिहेवियरल कंपोनेंट के साथ। क्यों? क्योंकि अगर अभी तक हम जिस प्रकार से खाना खा रहे थे, उसके बाद भी अगर हमारे काफी न्यूट्रिएंट का गैप था, तो उस न्यूट्रिएंट के गैप को कवर करने के लिए सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हमारा डेली प्लस, राइट, या आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का अगर अभी एक डिफिशियंसी अगर होगा शरीर में, तो वो उसको पूरा करेगा, और अगर नहीं है तो आपके हेल्दी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल करेगा। जैसे प्रोटीन, अब इंडियन डाइट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्लेट होता है, राइट, मेजॉरिटी वो कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। हम ज्यादा चपाती लेते हैं, ज्यादा राइस लेते हैं और छोटा सा अमाउंट में दाल लेते हैं, या समटाइम्स हम सिर्फ सब्जी ही लेते हैं, हम दाल लेते भी नहीं है। इससे क्या होता है, आपके प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। प्रोटीन डिफिशियंसी अगर होगा, देन अगेन आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा, राइट, आपको सटाइटी की फीलिंग नहीं आएगी, आपका मसल बिल्डिंग नहीं होगा, मसल लॉस रहेगा। तो इसके लिए प्रोटीन जरूरी होता है। या जैसे हम मील रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, वेट मैनेजमेंट शेक्स, वो क्यों जरूरी है? नाउ स्टडीज में ये देखा गया है कि जब भी आप बात करते हैं एक हेल्दी वेट की, तो वहां पर कैलोरी कंट्रोल होना जरूरी है, या प्रॉपर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस जरूरी है। और इसी की वजह से मील रिप्लेसमेंट या वेट मैनेजमेंट जो एक सोल्यूशन है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स, ये दो आपके साथ ही रहेंगे, ना सिर्फ गट रीसेट फेज में, लेकिन इवन आपके इंटेंसिव फेज में और maintenance phase में, क्योंकि आपको अपनी नींव को कंटिन्यूसली स्ट्रांग रखना है। 10 दिन में आपने अश्योर किया, लेकिन उसको आपको कंटिन्यू रखना है, ताकि वो आपके शरीर में ओवरऑल हेल्थ को कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करते रहे। तो ये होता है आपके अलग अलग जो सप्लीमेंट्स होते हैं आपके इस वेट मैनेजमेंट जर्नी में रोल प्ले करने के लिए, राइट। अगर और उसके साथ ही साथ, राइट, अगर आप देखें कि आपकी हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस भी कैसे होनी चाहिए कि वो आपके सप्लीमेंट के रोल को कॉम्प्लीमेंट करे, राइट। ऐसी वो कौन सी चीजें जो आपके ध्यान रखनी है, जैसे आपका खाना, आपने देखा हेल्दी प्लेट का कितना महत्व है, हमने उसको अच्छे से जाना, राइट, जिसमें आपको फाइबर रिच फूड खाना है। उसके अलावा जो आपके होल ग्रेन्स में होते हैं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, राइट। उसके अलावा आपको ध्यान रखते हैं फर्मेंटेड फूड खाना, क्योंकि फर्मेंटेड फूड क्या करते हैं, कुछ हमारे शरीर हमारी बॉडी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को डायरेक्टली नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, या उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे गट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, तो जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं। तो इसकी वजह से फर्मेंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को बढ़ाने का। या आप हेल्दी फैट्स की बात करें, हेल्दी फैट्स, हर फैट बुरा नहीं होता है, राइट। कंसेप्ट है गुड फैट और बैड फैट का। अगर आप हेल्दी फैट खा रहे हैं, हेल्दी फैट ले रहे हैं, तो वो आपके शरीर में काफी सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। देन स्पाइसेस एंड हर्ब्स, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना कि ये किस प्रकार से आपकी गट हेल्थ में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओवरऑल आपके शरीर में अगर कहीं पे भी ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन स्पाइसेस में जो हर्ब्स में जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कुकिंग। आपका जो कुकिंग मेथड है वो हेल्दी होना चाहिए, राइट। आप इस प्रकार से कुक करें जैसे आप स्टीम ज्यादा करें, आप बॉइलिंग करें, बेकिंग करें, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं। फैट, जब आप किसी चीज को फैट में ज्यादा पकाते हैं या लंबे समय तक पकाते हैं,
वहां पर न्यूट्रिएंट लॉस ज्यादा हो सकता है, राइट? जब आप पका रहे हो, अगर आप स्टीम या बॉईल भी कर रहे हो, तो आप सिर्फ उतने ही पानी में बॉईल कीजिए जो आपके खाने में यूज हो जाए। जैसे अगर आप राइस बॉईल कर रहे हैं, आप चावल बॉईल कर रहे हैं, दाल बॉईल कर रहे हैं, कोई सब्जी बॉईल कर रहे हैं, अगर बॉईल करने के बाद एक्सेस पानी आप फेंक रहे हैं, तो आधे से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो उस फूड में थे वो उस पानी में आए जो आपने फेंक दिया। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हम उतना पानी यूज करें जो हमारे फूड प्रिपरेशन में आगे भी काम आ जाए। देन सोकिंग एंड स्प्राउटिंग, ये भी एक तरीका है, राइट? सोकिंग एंड स्प्राउटिंग अगेन जैसे फर्मेंटेशन है वैसा ही इसका काम होता है। ये क्या करता है, कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। जैसे दालों को, अगर कुछ दालें होती हैं, अगर आप उनको प्रेशर कुकर में सीटी लगा करके 4 या 5 बार में पका देंगे तो वो उतने अच्छे से गलेगी नहीं, और उसकी टेंडेंसी आपको ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस या गैस फॉर्मेशन में ज्यादा करता है। लेकिन अगर आप उसको सोक करके ओवरनाइट फिर अगर आप उसको बॉईल करें, उसके बाद आप खाएं, तो वो आपको इतना ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस या गैस फॉर्मेशन का टेंडेंसी नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं काफी सारे, वो सोकिंग प्रोसेस में पानी के थ्रू निकल जाते हैं। देन स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन की तरह स्प्राउटिंग भी जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कुछ हार्श न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कुछ आपके जो हार्श कॉम्प्लेक्स आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ये ब्रेकअप करने में हेल्प करता है, उसको सिंपलर बनाता है। एक जैसे फाइबर्स होते हैं आपके, जो स्प्राउटिंग में जो आपके कॉम्प्लेक्स फाइबर्स है उनका ब्रेकडाउन हो सकता है सिंपल फाइबर्स में। देन अगेन वो आपके गट में इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं विथ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई, और वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। उसके बाद एक्सरसाइज, ये हमारा एक और जो पिलर है वो है एक्सरसाइज का। नाउ आपने देखा इस 10 दिन के अंदर आप किस प्रकार से 30 मिनट अपने दिन के आप दे रहे हैं, राइट? लेकिन वो इनफ नहीं है, आप वो करें, लेकिन उसके साथ ही साथ थ्रू आउट द डे आप एक्टिव होने के अलग अलग तरीके ढूंढे, अलग अलग जरिया ढूंढे। एक बड़ी संस्थान है जिसे हम सीडीसी बोलते हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो बोलता है कि अगर आप हर दिन 30 मिनट अपने एक्सरसाइज को दें, और एक्सरसाइज का मतलब है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, आप वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग, या आप डांस करें, एरोबिक्स एक्सरसाइज करें, आप बाइक चलाएं, आप डांस करें, राइट, लिम्फेटिक एक्सरसाइज करें, या फिर आप हाइकिंग करें, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, लेकिन 30 मिनट हर दिन या 150 मिनट आपके प्रति हफ्ता होना चाहिए। यानी आप 5 दिन अगर निकालें 30 मिनट की एक्सरसाइज, तो ये मिनिमम होनी चाहिए। ये एक स्टडी किया था जो सीडीसी के साथ मिलकर के यूएस में हुई थी, नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम में। वहां पे उन्होंने क्या देखा कि अगर आप ये 150 मिनट अपने हफ्ते के एक्सरसाइज पे दे रहे हैं, तो 15 साल, सिर्फ 4 साल, 2 साल या 5 साल नहीं, 15 साल के बाद भी वहां पर जो रिस्क है वेट गेन का, या जो रिस्क है क्रॉनिक कंडीशंस का जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके चांसेस बहुत कम थे एज कंपेयर टू दोज पीपल जो ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वता रखता है जब आप बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। अब इस 150 मिनट की एक्सरसाइज को आपको पूरा हफ्ते में स्प्रेड करना है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि 150 मिनट है तो मैं 2 दिन में 150 मिनट कवर कर लूंगा, तो मुझे बाकी के 5 दिन नहीं करना होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप उस 150 मिनट को पूरे हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद खाली वही नहीं, आप टाइम उन 150 मिनट हफ्ते के या उन 30 मिनट हर दिन के अलावा भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पूरे दिन किसी ना किसी प्रकार से एक्टिव रहें, राइट? कम से कम टाइम सिटिंग पे करें या लाइंग डाउन में कम से कम टाइम करें। और यही नहीं, ये जो 30 मिनट है ये आपके लिए है अभी शुरुआत करने के लिए। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़े, आप जैसे जैसे कंफर्टेबल हो, आप इस 30 मिनट को या इस 150 मिनट को धीरे धीरे टारगेट कर सकते हैं और बढ़ाने के लिए, जैसे 400 मिनट पर वीक। यानी अगर आप 30 मिनट से शुरू कर रहे हैं, आप उसको धीरे धीरे 45 मिनट कर लें, आप उसको 1 घंटा कर लें, राइट, आप उसको 90 मिनट कर लें। तो ये आपकी क्षमता के ऊपर है। और देखिए, कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो सकती है। एक दिन में हम आपको नहीं बोल सकते हैं, और ना आपका शरीर आपको ये इजाजत देगा कि आप सीधे 150 से 400 मिनट की एक्सरसाइज करें। हमें जो भी करना है वो धीरे धीरे करना है। अगर आपके स्टेप्स अभी 2000 काउंट है, आप उसको बढ़ाइए, हर दिन टारगेट कीजिए कि शायद 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैं उसको 3000 स्टेप्स कर लूंगा, या मैं 4000 स्टेप्स कर सकता हूँ। मैं उसको एक दिन करते करते 10,000 स्टेप्स भी पहुंचा सकता हूँ।
और ये जरूरी नहीं है जैसे मैंने कहा कि आप उसको 10 दिन में करें या आप उसको 50 दिन में करें, आप उसको 100 दिन लेके करें। बट अगर आपने आज जो आप चाहते हैं आपने उसको अचीव कर लिया है, तो अब आप उससे आगे का सोच करके उसको टारगेट करें। सिर्फ आज अगर आपने 2000 स्टेप्स काउंट कर लिया है कंप्लीट, तो आप 2000 पे ही संतुष्ट मत होइए। अब आप टारगेट कीजिए 3000 का और उसको कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़े। तो यही हमारा यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम एक गोल को अचीव करें और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, राइट। और एक्सरसाइज करते टाइम ये कुछ सिंपल से टिप्स है जो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो आपका 30 मिनट यहाँ वीडियो सेशन हो या आप 150 मिनट का पूरे हफ्ते का आपका खुद का ब्रिस्क वॉकिंग हो। कुछ सिंपल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे ढंग के एक राइट काइंड ऑफ फुटवेयर पहनना चाहिए जो आपको फिट हो, ना वो बहुत ज्यादा टाइट हो ना वो बहुत ज्यादा लूज हो। उसी प्रकार से आपके जो कपड़े होने चाहिए, जो आपका स्पोर्ट्स वेयर होना चाहिए, वो भी गुड फिट का होना चाहिए। टू लूज आपके मूवमेंट्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसी प्रकार से अगर टाइट क्लोथ्स होंगे तो वो भी आपके मूवमेंट्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, राइट। देन गेट द काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड। आप सपोर्ट देखिए, आपको बाहर अच्छा लगता है आप बाहर जाके वॉक कीजिए, आपको घर पे लगता है आप घर पे। आप रिसोर्सेज देखिए अपने आसपास, जिस चीज की जरूरत है आप उसको देखिए। आपको लगता है एक स्मार्ट वॉच होना चाहिए, आप अपने पास रखें, राइट। आपका जो भी साथी है, आपको लगता है आप अकेले वॉक कर रहे हैं, अगर कोई साथ में होगा तो मोटिवेशन रहेगा। देन लुक फॉर द पार्टनर जो आपके साथ इक्वली मोटिवेटेड हो, जिसको आप मोटिवेट कर सके और उसके साथ आप वॉक पे जा सकते हैं, राइट। हर दिन करना है। 150 का मतलब है हर दिन 30 मिनट प्रतिदिन, ना कि 150 इन 2 दिन। वो आपको नहीं रखना है। देन आप घर पे कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे नीट। नीट एक होता है जो नॉन एक्सरसाइज होता है, नॉन प्लान्ड होता है। यहाँ पे आप प्लान नहीं करते हैं कि मुझे 30 मिनट एक्सरसाइज ही करनी है, लेकिन आप अश्योर करते हैं कि आप पूरे दिन एक्टिव हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये सारी गतिविधियां आप घर पे भी कर सकते हैं, आप वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं, अप टू यू, लेकिन एक्टिव रहना है, राइट। देन उसके साथ ही साथ बिहेवियरल टिप्स, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो सिर्फ 30 मिनट वीडियो सेशन के थ्रू या 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग के थ्रू नहीं है। हमारा मकसद है कि हम पूरे दिन एक्टिव रहें। हमारा मकसद है कि हम अपने बीएमआर को इम्प्रूव रखें पूरे टाइम, अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने शरीर को, अपने ऑर्गन्स को इम्प्रूव रखें, एक्टिव रखें थ्रू आउट द डे। तो वो कैसे होगा? कुछ बिहेवियरल टिप्स के थ्रू, राइट। जैसे वॉक करते टाइम अगर पास में है आपका वर्क प्लेस, तो आप वहां पर बाइक के थ्रू, बाइसिकल के थ्रू या वॉक करके जाएं, राइट। उसके बाद फिट इन वर्कआउट, आप लंच ब्रेक लेकर के थोड़ा सा वॉक कर ले, राइट। या स्ट्रेंथन मसल्स, आप सिटिंग या स्टेबिलिटी बॉल का इस्तेमाल करें। जो भी आपका ब्रेक मिल रहा है आपको वर्क प्लेस के टाइम, आप उठ करके थोड़ा सा वॉक करना शुरू कर दें। आप फोन पे बात कर रहे हैं, बैठने की जगह आप उठ करके बात करें। उसके बाद स्टेयर्स लें, अगर फ्लोर्स ज्यादा नहीं है तो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स ही लें, राइट। उसके बाद स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें, बैठने की जगह कभी उठें, ब्रेक लें हर 20 मिनट में, नहीं तो स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें, वहां पर खड़े होकर के काम करें। इक्विपमेंट्स को अवे रखें, क्योंकि वो भी हमारा ध्यान बैठ करके सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल करने में काफी समय निकाल देता है। तो हमें इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखना है। नाउ ये कोई सजेशन नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। जहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज का, जहां पर हम बात कर रहे हैं डाइट का, तो हाइड्रेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस दिन आपको लग रहा है आप फास्टिंग रख रहे हैं, जिस दिन आपको लग रहा है कि आपका ब्रेक ज्यादा हो गया है, आप थोड़ा सा पानी के थ्रू देख सकते हैं कि पानी का कितना महत्व है। आपको सटाइटी वो प्रोवाइड कराएगा, राइट। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखेगा, आपके टॉक्सिन्स रिमूवल में हेल्पफुल करेगा। तो ये आप अपने एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके, जैसे हर